बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कवर करेंगे आयरलैंड का वीज़ा, आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा, आयरलैंड का विजिट वीज़ा कवर करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें इसका ऑफिशियल नाम क्या है तो इसका ऑफिशियल नाम कहलाता है स्टे सी वीज़ा। सी वीज़ा है, इसी कैटेगरी वीज़ा है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सी कैटेगरी वीज़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसको 3 मंथ तक का वीज़ा मानते हैं और ये एक कैटेगरी है सी वीज़े की। सी वीज़ा कैटेगरी है जिसमें टूरिस्ट भी है, विजिट भी है, मेडिकल भी है और 3 महीने के जो कोर्सेज होते हैं वो भी शामिल हैं। तो इसलिए अगर इसको टूरिस्ट वीज़ा कहा जाएगा तो फिर आपको गलती हो जाएगी। आप जो वीज़ा हासिल करेंगे उसको सी वीज़ा कहा जाएगा। मकसद आपका टूरिज्म है, मकसद आपका विजिट है, मकसद आपका मेडिकल है, मकसद आपका शॉर्ट स्टे है, ये सबको कवर करता है। आपने याद रखना है कि ये वीज़ा, ये शॉर्ट वीज़ा कहलाता है। विजिट पे जाओ या टूरिस्ट पे जाओ, लेकिन आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, काम ढूंढ सकते हैं, पहली बात। उसके बाद ये है कि आप इस वीज़े के ऊपर काम मैंने कहा कर नहीं सकते, लेकिन आपको अगली वीडियो जो मिलेगी, इस वीडियो के बाद जो वीडियो मिलेगी नेक्स्ट डे, वो मिलेगी वर्क वीज़ा के ऊपर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसे वर्क वीज़े में शामिल मत कीजिएगा, लेकिन जो हम कल बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़े की बात करेंगे, आयरलैंड की। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? जाहिर सी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लेना। आसान तरीन हल यही है। और आने वाली वीडियोस के अंदर जो वर्क वीज़ा की वीज़ा तो आएगी, लेकिन कनाडा के लिए शॉर्ट्स जो कोर्सेज हैं उसकी वीज़ा की किस तरह अप्लाई करना है वो हम वीडियोस लेकर आएंगे। और यूरोप के अंदर जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या आप कह लीजिए एविएशन कोर्सेज या जो भी शॉर्ट कोर्सेज हैं, आईटी कोर्सेज हैं, हम उसके ऊपर भी ले आएंगे ताकि आप लोगों को एक पाथवे मिल जाए। आप वहां पर जाइए, अपना कोर्सेज भी कीजिए, अगर जॉब सर्च करनी है वो कीजिए, अगर विजिट करना है, घूमना फिरना है तो वो भी कीजिए। ऑफ कोर्स तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। आज की वीडियो में मैंने कहा कि दिमाग में रखिएगा कि आप अप टू 3 मंथ्स, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको 3 महीने का वीज़ा मिले। इट्स डिपेंड ऑन द वीज़ा ऑफिसर कि वो आपको 10 दिन का वीज़ा देता है, महीने का देता है, या वटएवर, या आपने कुछ डिमांड की हुई है तो वो होगा। लेकिन अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे करना है कि आपको इसको अप्लाई करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हो, घर में बैठ के फीस दे सकते हो, घर में ही बैठ के आपने वीज़ा हासिल भी करना है और फिर ट्रैवल करने के लिए आप घर से बाहर आपको निकलना होगा। बाकी वीज़े के अंदर ही आपको तंग नहीं कर रहे, लेकिन कंडीशन अप्लाई वाली बात वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। कि अगर हमने कहा कि आपने कहीं जाना है तो हम आपसे कह सकते हैं, बट दैट इज अगर, नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है वो कहें, हो सकता है वो ना कहें। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि खुल तो गया ये सिस्टम सारा, लेकिन अब ये बताइए कि ये कोई फायदा वाली बात हो रही है या नुकसान वाली बात हो रही है? फायदा वाली बात ये हो रही है कि जब से वीज़ाज खुलते हुए मैं देख रहा हूं, जितने वीज़े भी अप्लाई हो रहे हैं उसके अंदर रेशो बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी कि वीज़ा देने की जो ख्वाहिश है उनकी, वो बढ़ गई है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वीज़ा देने की ख्वाहिश उन्हें क्यों बढ़ गई है? तो उसके अंदर जो मुझे फैक्टर नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर विजिट्स का बहुत कम रुझान रहता ही है हमेशा ही। मतलब विजिट करना ही नहीं है, कोई एक विजिट भी नहीं किया होगा। बगैर विजिट किए आपको ये बता रहे होते हैं आपसे मीटिंग करते हुए कि जी मुझे मलेशिया पसंद नहीं है, मुझे सिंगापुर पसंद नहीं है, मुझे आयरलैंड पसंद है। अब ये गुफ्तगू हमसे तो चल जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वीज़ा ऑफिसर ये सुनने के बाद बोलता है यार आपने जब सिंगापुर देखा ही नहीं है तो आप नफरत कैसे कर रहे हैं उससे? तो इसलिए हमारे माशरे में ट्रैवल जो वो है हिस्ट्री, वो बहुत मुश्किल से बन रही है। तो अब जो लोग वीज़ा हासिल कर रहे हैं उनकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो अगर डॉक्यूमेंट अच्छा है, मतलब उनकी जो फाइल है वो स्ट्रांग है, तो दे कैन अप्लाई। पहली बात तो ये हो, यानी कि यू कैन से कि ब्लैंक पासपोर्ट जिसे कहते हैं ना आप लोग, तो उस पर अप्लाई करने के बाद मैं देख रहा हूं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगते हुए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप जमानत दें, आप गारंटी दें या आप डन पे काम करें, तो भाई साहब अगर आप डन की बात करेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमें फ़ोन ही मत करें। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इस लफ्ज़ को नफरत करते हैं और अगर कोई इस बात पे बात करता है या कमेंट भी करता है तो हम रिप्लाई भी नहीं करते। सिंपल सी बात यह है। बस आप समझ गए कि अगर आपको रिप्लाई नहीं चाहिए तो आप बोले कि डन पे वीज़ा दे दो, हम जवाब नहीं देंगे, आप समझ जाएंगे हमें गुस्सा आ गया। अच्छा, गुस्सा उस तरह नहीं आता कि हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, मगर जवाब नहीं देते हैं। ये कोई पर्सनल इशू तो है नहीं। अब आ जाइए कि कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। ये स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे देख लेते हैं कि ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको मिलने वाला है ये तमाम चीज़ें, जिसमें इंट्रोडक्शन भी है, अप्लाई अबाउट वीज़ा भी है, वी नीड टू अप्लाई है, तमाम चीज़ें मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर ये आपको बता रहा है कि जी 90 दिन
और उससे कम के लिए ये वीज़ा आपके लिए काबिल कबूल रहेगा और आप ले सकते हैं सी कैटेगरी का शॉर्ट वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा भी कहलाता है। अबाउट दिस वीज़ा, टूरिज्म वीज़ा है, विजिट टू फैमिली है या फ्रेंड है, स्टडी फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो भी यही काम आता है। टू गेट मैरिड, अगर शादी करने का प्रोग्राम है तो वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है तो भी इसी में ही कवर होगा। ये सी कैटेगरी चलता रहेगा। दिस वीजा डू नॉट अलाउ यू टू, आप काम नहीं कर सकते पेड और अनपेड, किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते। मतलब आप नहीं कह सकते मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मगर मैं काम सीख रहा हूँ। मतलब यू कैन नॉट से कि मैं इस मेडिकल स्टोर पर खड़ा होके या इस दुकान पे खड़ा होके या कोई भी चीज़ जैसे कुछ वेल्डिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है और आप बोले मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। नो, पेड अनपेड मना कर दिया गया है। रंगे हाथों पकड़े गए, पकड़ लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जी आप पब्लिकली फंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब हु नीड टू अप्लाई, जाहिर सी बात है कि वही अप्लाई करेंगे जिनको वीज़ा अप्लाई करना है, यानी कि जिनको वीज़ा ऑन अराइवल है या वो मामलात हैं वो अलग है, लेकिन आपको करना है। इसके अलावा है कि हाउ टू अप्लाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा यू होम कंट्री और कंट्री। कहाँ से अप्लाई करोगे? हमेशा ये गलतियां लोग हमेशा करते हैं, हमेशा सवाल करते हैं कि मैं फलां जगह पहुंच गया हूं, मैं विजिट वीज़ा पे हूं, अब मैं वहां से आयरलैंड डाल दूं। नो, आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम योर होम कंट्री। पाकिस्तानी हो पाकिस्तान से अप्लाई करो, इंडियन हो इंडियन से अप्लाई करो, जहां के भी। अगर आपका लीगल रेजिडेंट आपके मुल्क का है, मतलब यू आर नॉट एम्प्लॉय इन सऊदीया, यू आर नॉट एम्प्लॉय इन सिंगापुर और मलेशिया, तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम योर कंट्री, योर होम कंट्री। प्रिपेयर योर एप्लीकेशन 3 months बिफोर यू ट्रैवल। समझ गए? जब भी आपको ट्रैवल प्लान बनाना हो, आपके आप किसी ट्रैवल एजेंट से काम करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो आपका जो भी ट्रैवल प्लान होगा, इफ़ यू आर वर्किंग इन नवंबर, तो आप मार्च, कम से कम मार्च को पकड़ो, मार्च का ट्रैवल प्लान बनाओ, मार्च की टिकट बनाओ, मार्च को बनाओ। ये ना हो कि आप दिसंबर बना रहे हो और या न्यू ईयर का केस वाला बना दो, ये कुछ कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। योर एप्लीकेशन हैज 3 parts। क्या है जी? क्रिएट अ वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन। ओके, अपनी वीजा एप्लीकेशन को क्रिएट कीजिए ऑनलाइन, पे द फीस, एप्लीकेशन फीस पे कर दीजिए, वीजा फीस ऑनलाइन पे कर दीजिए, सेंड योर पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग, और अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए। ये है स्टेप्स। अब उसके बाद है स्पेशल वीजा प्रोग्राम्स के अंदर वो बात कर रहा है, वो हमारे छोड़ दीजिए, अभी नहीं बात करते। ट्रैवल टू आयरलैंड यूजिंग यूके वीजा, अब इस पर बात ही नहीं करते क्योंकि ये यूके, आपको पता है कि यूके के नीचे आता है आयरलैंड। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी किस तरीके से आप अपना शॉर्ट स्टे वीज़ा वेवर प्रोग्राम में आ सकते हैं। ट्रैवल बिटवीन आयरलैंड एंड यूके सर्टन चाइनीज़ एंड इंडियन नेशनल्स, इसको भी छोड़ देते हैं। क्रिएट योर वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये खास चीज़ है। शॉर्ट स्टे विजिट टूरिस्ट वीज़ा, वीज़ा टाइप क्या रहेगा आपका? कभी भी गलती मत करना कि कोई टाइप ही गलत उठा लें, उसके डॉक्यूमेंट ही गलत अलग होते हैं ना, हर वीज़े के अपने अपने डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यू नीड वीज़ा टाइप शॉर्ट स्टे, सी कैटेगरी वीज़ा, रीजन ऑफ फॉर ट्रैवल, विजिट, टूरिस्ट, जर्नी टाइप सिंगल और मल्टीपल, अप्रोप्रिएट फॉर यू। मल्टीपल नॉर्मली बहुत ही कम केसेस में मिलता है, नॉर्मली सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलता है। और नोट वी अप्रूव मल्टीपल एंट्री वीज़ा इन लिमिटेड, अब उन्होंने कह ही दिया कि हम बहुत ही कम मामलात के अंदर इसको करते हैं। एप्लीकेशन समरी, when finished you will see web page with important summary information, this include your visa application transaction number। आपने जब कर दिया है वीज़ा तो आपने डाल दिया ना, अब आपके पास सबूत क्या है? देख, आपने वीज़ा डाला है कि नहीं डाला है, तो क्या दिखाओगे? वीज़ा ट्रांजैक्शन नंबर, के भाई ये आपका नंबर है। अगर रेफरेंस देना हो, हमसे बात करनी हो या खुद अपने आप से बात करनी हो, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर डालना, आपको आपके बारे में पता चल जाएगा या रेफरेंस रहेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन समरी शीट मिलेगी आपको। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफिस के बारे में बात की जा रही है आपसे। दुबलिन ऑफिस है, इंटरनेशनल वीज़ा ऑफिस है और आयरिश कंसल्टेंट की बारे में बात हो रही है। फिर सबसे ज़रूरी बात जो आपने सवाल करना ही था कि फ़ीस कितनी है इस पूरे काम की, तो इस पूरे काम की फ़ीस है सिंगल एंट्री मान लीजिए 60 यूरो। आपको 60 यूरो जो है वो फ़ीस इक्वलेंट टू PKR आपको सबमिट करवाने हैं। अब ये सवाल मत करना कि 60 यूरो PKR में कितने बनते हैं, ठीक है? मैं जवाब नहीं दूंगा मैं, मुझे अभी भी मालूम है, मगर मैं जवाब नहीं दूंगा बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट आपको कवर करके देती हैं। थोड़ी सी मेहनत तो करवाऊंगा।
डॉक्यूमेंट गाइडेंस के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें तो आपको मैं ज़बानी बता देता हूँ और कुछ गलतफहमी भी है आपके अंदर, वो मैं दूर कर देता हूँ। उसमें यह है कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको एज इट इज़ करने हैं। मजीद ये कहा जा रहा है आपसे कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन सर्टिफाइड। जिस तरीके से अगर आप कहते हैं कि जी ये मेरा निकाहनामा है, उर्दू में है या वटेवर जो भी आप कहते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है और उसको नोटरी से अटैच कराना बहुत ज़रूरी है, ये दिमाग में रखेंगे आप। दूसरा, प्रीवियस कई वीडियो में मैंने कहा है आपसे कि अगर आपकी सैलरी, मिसाल है आपको मैंने कहा था कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है तो मुश्किल हो जाएगी। आपको मैंने कहा था कि सैलरी को 1-1.5 लाख दिखाना होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर उसका हल बताया। यहाँ मेरे पास सवाल यह आया कि अगर किसी की सैलरी 1.5 लाख होगी तो क्यों जाएगा? भाई बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं जाएगा? किसी की अगर सैलरी 15 लाख भी होगी तो क्यों नहीं जाएगा? तभी तो जाएगा क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है, ठीक है ना। आप बात समझने की कोशिश करें, पहली बात तो यह है। अब आपने जिस टर्म में पूछा है, जितने लोग पूछ रहे हैं कि 1.5 लाख सैलरी होगी तो क्यों जाएगा, मैंने उनके लिए नहीं कहा कि उनकी सैलरी 1.5 लाख है। जो जॉब टारगेट कर रहे हैं उनका मैंने ये कहा था कि अगर आपकी सैलरी 25-30 हज़ार है तो आप अपनी कंपनी से बात कीजिए कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख शो करना है। वो आपको देगा नहीं, इस गलत फहमी मत रहे कि आपको दे देगा। वो आपको दिखाने के लिए, मिसाल ये है कि आपको नवंबर से लेकर अप्रैल तक आपने 1.25 लाख रुपए की सैलरी दिखानी है कि उस अकाउंट में आए। वो अगर 25,000 है तो लाख रुपए जेब से डालने पड़ेंगे आपको। बात समझ रहे हैं? अपनी जेब से, मालिक की जेब से नहीं कह रहा मैं आपको। वो 1.25 लाख बन जाएंगे। तो वो 1.25 लाख जब आपको देगा, आपके बैंक के अंदर आएंगे तो वो सैलरी मानी जाएगी। इसी असना में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ठीक कर लेंगे। एक ही दिन में ठीक मत कर देना, एक ही दिन में 35 लाख रुपए डाल दो। तो वो जब आप कर देंगे तो वो आपकी ऐसा लगेगा कि ये जो है आपकी सैलरी 1.25 लाख रुपए है। क्योंकि अगर आप 25,000 रुपये की स्टेटमेंट डालोगे तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। 25,000 पाकिस्तानी यूरो कितने होंगे? अब वो जो यूरो होंगे उसको कवर नहीं करता। आपने जब भी वीज़ा डालना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, बैकबोन होती है, जिसके ऊपर आप खड़े हुए होते हो। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ही ज़ीरो है या गंदा है या ख़राब है तो जाहिर सी बात है कि आप टारगेट क्लियर हो, यानी कि आप जा रहे हो सीधा। मैंने अपनी आंखों से यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर इस तरह पाकिस्तानियों को देखा है या बाकी जो नेशनलिटीज़ होती हैं उनकी जेब से बरामद ही 100 यूरो होते हैं। अब टूरिस्ट वीज़ा पे वो पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से, मतलब आपको मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उनकी जेब में बरामद क्या हो रहे हैं? 100, 150, 200 यूरो। क्या मतलब है इसका? कितने दिनों के लिए आए? 15 दिनों के लिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए 15 दिनों में 100 यूरो चला लोगे? मतलब मान लो होटल बुकिंग आपकी कंफर्म है नहीं, वैसे तो वो भी नजर नहीं आ रही होती। लेकिन ऐसे लोगों का फिर क्या करते हैं? ऊपर चले जाओ मतलब शीशे का कमरा जब मैं बोलता हूं तो समझ जाओ कि वो आपको वहां बिठा देते हैं। कहते हैं कि जी आपको जो सहूलत चाहिए बात करने के लिए हम आपको करवा देते हैं, अपनी फैमिली से रिटर्न टिकट मंगवाइए। तो उसको डिपोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मुझे बोलें कि जी मुझे तो मेरे एजेंट ने वीज़ा दिलवा दिया 25 लाख में या 30 लाख में, वटेवर जो भी है। पहली बात तो ये कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि आपको वीज़ा 25-30 लाख का मिल रहा है। 25 लाख वाला 5 लाख 3 लाख लेके वो रफू चक्कर हो जाएगा। फिर वो लॉटरी वॉटरी की बातें होती हैं, सब झूठ है, ठीक है। हमारी बातों में मज़ा क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम आपको बता रहे होते हैं जो सच होता है। सच बात में मज़ा कहाँ आता है इन बातों के अंदर? क्योंकि आपका दिमाग में होता है कि यार मुझे पासपोर्ट पकड़ो, वीज़ा लगा के दो। यहाँ पर आप समझ रहे हैं किस तरीके से वीज़ा अप्लाई होगा। तो वो तमाम प्रोसेस के अंदर पासपोर्ट पकड़ो तो बात तो हो ही नहीं रही। यहाँ पर आपने अपना प्रोसेस करवाना है, अगर बायोमेट्रिक मांगे तो बायोमेट्रिक देना है और उसके बाद आपको वीज़ा निकल कर आएगा। थोड़ा जो रियलिटी होती है उसके अंदर कभी भी मिठास नहीं आ सकती। तो अगर जहाँ मिठास आ रही हो वहाँ पर एहतियात किया करें कि वो शख्स जो इतना प्यारा प्यारा बात कर रहा है, चाय पिला रहा है, बिस्किट के साथ खाना खिला रहा है, बहुत सारी चीज़ों के साथ, मिठास के साथ, तो फिर समझ जाइए कि ईद मुबारक लिखा जा रहा है, बकरे के कटने का टाइम हो गया है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।